अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो जितने भी न्यूरोह्यूमरल मैकेनिज़म्स की बात की और उनकी वजह से जो प्री लोड, आफ्टर लोड, रीमॉडलिंग वगैरह, सॉल्ट वाटर की रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, वो दोबारा से ये तमाम कंडीशंस ऐसी थी जो कि दोबारा से इस ग्राफ को जो कि पॉइंट सी पे इनिशियली जा रहा होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है हार्ट की और फायरिंग रेट ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से इनिशियली क्या होता है कि हार्ट पम्प करता है जो ब्लड उसके अंदर मौजूद होता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाता है और साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी इनिशियली ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि बाद में ये तमाम जो कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स हैं ये फर्दर जो है वो हार्ट के ऊपर मज़ीद जो है वो प्री लोड ज़्यादा कर लेती है, यानी जब वीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं सारा का सारा ब्लड दोबारा से आ रहा है, सॉल्ट वाटर की रिटेंशन हो रही है एल्डोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। तो मज़ीद वॉल्यूम जो है वो हार्ट की तरफ रिटर्न होकर आ रहा होता है आफ्टर लोड ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि आर्टरीज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हुई है, हार्ट जो है वो ईजिली पम्प नहीं कर पा रहा आगे की तरफ ब्लड, तो दोबारा से क्या हो जाता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सी पॉइंट से ज़्यादा होकर दोबारा से डी पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब फर्दर ज़्यादा हो गया। और अगेन क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट जो हार्ट का है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म दोबारा से हार्ट को जो है वो फेलिंग कंडीशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं, मजीद कार्डियक फेलियर को एग्जेबरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट डी पे पहुंच जाता है ये हार्ट। अब हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज की बात की थी लास्ट वीडियो में, तो हमने कहा था कि हमने हार्ट के ऊपर जो वर्क लोड है उसको कम करना है, यानी कि आफ्टर लोड और प्री लोड को कम करना है, सिंथेटिक डिस्चार्ज को कम करना है, सॉल्ट वाटर की रिटेंशन को कम करना है बाय मींस ऑफ डिफरेंट डायोरेटिक्स या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज वगैरह, ये जो डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग हम लोग यूज़ करेंगे, ये इन्हीं पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग इनकी डिटेल देखेंगे। अब बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि मैंने जो एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं उनमें उनका मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस किए। अब एक जो क्लास ऑफ ड्रग है जिसमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स, उसमें हम लोग ग्लाइकोसाइड्स की चूंकि डिटेल हमने डिस्कस नहीं की, तो सबसे पहले हम लोग डिजॉक्सिन से स्टार्ट करेंगे और देन उसके बाद हम इन क्लासेस ऑफ ड्रग्स को भी देखेंगे कि किस तरह से हार्ट फेलियर के अंदर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड से, जिसमें हम डिजॉक्सिन की बात करेंगे। सिवियर इंट्रैक्टेबल सिस्टोलिक फेलियर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, डिजॉक्सिन जो है वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इन्हांस कर रहा होता है। लेकिन एज अ फर्स्ट लाइन हम इसको इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, डिजॉक्सिन क्या करता है? डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करवा देता है विद इन द कार्डिक मायोसाइट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली ये पंप क्या कर रहा होता है, सोडियम को बाहर लेके जा रहा होता है और पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा होता है। इसी के साथ एक और एक्सचेंजर होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसका क्या काम है कि जो सोडियम इस पंप ने बाहर की तरफ पंप किया था, ये दोबारा से उस सोडियम को अंदर ले आता है और उसके रिजल्ट में कैल्शियम बाहर चला जाता है। अब जब ये पंप इनहिबिट हो जाएगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा, तो ये पंप सही बात है, इस पंप का फंक्शन जो है वो इस पंप पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये पंप इनहिबिट हो गया है, सोडियम बाहर नहीं गया, तो ये सोडियम को बाहर से अंदर नहीं लेकर आएगा और ना ही अंदर वाला जो कैल्शियम है उसको बाहर लेके जाएगा। तो इट मीन्स के इंट्रासेलुलरली अब कैल्शियम जो है वो बाहर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उसकी कंसनट्रेशन होगी इंट्रासेलुलरली ज़्यादा। और जब कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होता है तो ऑफकोर्स ही बात है, हमें पता है कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इन्हांस करवा रहा होता है। तो एक्टिन और म्योसिन की वजह से जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट इन द कार्डियक मायोसाइट्स, और जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि सिस्टोलिक फेलियर के अंदर एक ये पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ज़्यादा। तो एक इफेक्ट तो हम लोगों ने इसका बात कर ली डिजॉक्सिन का। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो ये है कि ये वेगोटोनिक ड्रग भी है, पॉजिटिव वेगोटोनिक ड्रग भी है, जिसके रिजल्ट में ये क्या करवाता है कि ये जो एसआई नोड के ऊपर राइट वेगस नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है और एवी नोड को लेफ्ट वेगस सप्लाई कर रही होती है। जब ये वेगस नर्व्स को जो है वो स्टिमुलेट करवाएगा तो एसआई नोड की फायरिंग कम होगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा, यानी कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। जबकि एवी नोड के ऊपर जब लेफ्ट वेगस स्टिमुलेट होगी तो ऑफकोर्स ही बात है पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है, तो कंडक्शन वेलोसिटी, कंडक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी होगी, रिफ्रैक्टरी पीरियड इसका ज़्यादा हो जाएगा एवी नोड का, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर उसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है हमारे डिजॉक्सिन का, यानी कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इन्हांस करवा रहा है, लेकिन साथ साथ जो है वो एसए नोड और एवी नोड की जो फायरिंग है उसको डिक्रीज करवा रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट को कम करवा रहा है और यहाँ पे जो है एवी नोड पे वो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट दे रहा है।
तो अब जो है इसी पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए जब कभी भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो आप खुद ही मेक आउट कर सकते हो कि एसए नोड की फायरिंग और एवी नोड की फायरिंग बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि वेगल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा इन दोनों एरियाज़ के ऊपर। एसए नोड और एवी नोड का इवन ब्लॉक हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, जबकि एट्रिया और वेंट्रिकल का जो मसल्स है वहाँ पे तो ये कैल्शियम के ओवरलोडिंग की वजह से कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज़्यादा करवा रहा है, तो वहाँ पे टेकीकार्डिया हो सकता है, एट्रियल और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, जबकि एसए नोड और एवी नोड का ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्लॉक P1 हो सकता है। ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इफेक्ट्स की डिजॉक्सिन की। सबसे पहले हम मैकेनिकल इफेक्ट की बात कर लेते हैं। चूंकि अब इससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा करवाई है ड्यू टू कैल्शियम ओवरलोडिंग, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है ये, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा। स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है वो पंप हो रहा है। ठीक है, पीछे जो है वो क्या होगा कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में जो डायस्टोलिक साइज था और सिस्टोलिक साइज है हार्ट का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि हार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत बोझ जो है वो कम हुआ। साथ साथ क्या होगा कि रीनल परफ्यूजन बेटर होगी। अब चूंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो इतना हो चुका है कि वो पेरिफेरल टिश्यूज़ की डिमांड पूरी कर सके, यानी किडनी की परफ्यूजन सही से हो रही है, तो रॉस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से कैरोटिड साइनस डिटेक्ट करेंगे कि अब प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, तो वो फायर करना, उनकी फायरिंग कम होगी, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम होगा। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम होने की वजह से और रॉस सिस्टम के एक्टिविटी कम होने की वजह से एंजियोटेंसिन 2 कम होगा। ठीक है, इसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 और इसकी वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम, जिसके रिजल्ट में वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह जो थी, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो आर्टीरियो कॉन्स्ट्रिक्शन थी वो कम हुई। वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन कम होने की वजह से प्री लोड कम, जब प्री लोड कम होगा तो हार्ट की तरफ अब जो ब्लड पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आ रहा था वो कम हो जाएगा, दोबारा से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। आफ्टर लोड कम होने की वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो आगे आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस अब फेस करने पड़ रही थी उस वीक हार्ट को जो कि फेलियर में था, अब वो कम हो जाएगी, और चूंकि अब वेसल्स जो है वो डायलेट हो गई हैं तो उसके लिए आसान हो जाएगा पंप करना ब्लड को। साथ साथ हार्ट रेट कम हो गया, हार्ट रेट कम होने की वजह से भी उसके ऊपर जो वर्क लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब हार्ट क्या करेगा, बेटरली पंप करेगा, आसानी से जो है वो वर्क कर सकता है और हार्ट हैज़ बिकम हैप्पी। अच्छा जी, अब हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपसे बात की कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स के ऊपर जो है ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दे रहा होता है, जबकि एसए और एवी नोड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है कि ये वेगल नर्व को स्टिमुलेट करवा रहा होता है और पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा करवा रहा होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है तो हमें पता है कि जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो एवी नोड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डीपोलराइज होगा, आहिस्ता आहिस्ता रीपोलराइज होगा, फिर दोबारा से इसका कर्व जो है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, तो कंडक्शन वेलोसिटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। एट्रियल मसल्स के ऊपर बात करें तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की ओवरलोडिंग ज़्यादा हो रही होती है, और साथ में जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो है वो साथ वाले मसल्स एकदम से एक दूसरे के जो इम्पल्स है वो एकदम से कंडक्ट करवाएंगे, तो एट्रियल मसल्स के ऊपर कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जबकि इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका, एवी नोड और एट्रियल मसल के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से ऑफ कोर्स ही बात है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़्यादा होगा तो कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पे जो है वो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम की ओवरलोडिंग हो रही है, और परकंजी सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इसका इफेक्ट है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम कर होता है, जबकि कंडक्शन वेलोसिटी के ऊपर इसका सच कोई इफेक्ट नहीं है। ऑटोमेटिसिटी की बात करें तो चूंकि ये कैल्शियम की ओवरलोडिंग ज़्यादा करवा रहा है तो ऑटोमेटिसिटी तीनों के अंदर जो है वो इन्हांस ही करवाएगा। ईसीजी बिफोर एरिथमियाज, अगर हम लोग एट्रियल मसल की बात करें तो वहाँ पे सच इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, ईसीजी के ऊपर कोई चेंजेस नहीं ला रहा होता। एवी नोड की बात करें तो पीआर इंटरवल बेसिकली डिटरमाइन कर रहा होता है द टाइम इट इम्पल्स टेक टू ट्रेवल फ्रॉम एट्रियल मसल टू द वेंट्रिकुलर मसल। अब चूंकि कंडक्शन वेलोसिटी होगी है कम, एवी नोड के ऊपर ज़्यादा डिले होगा, जब ज़्यादा डिले होगा तो पीआर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जबकि वेंट्रिकल्स के अंदर हमें क्या चेंज नज़र आएगी कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो क्यूटी इंटरवल है, क्यूटी इंटरवल बेसिकली शो कर रहा होता है ना वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को। अब चूंकि कैल्शियम की ओवरलोडिंग है, एकदम से फौरन से डीपोलराइज होगा, रीपोलराइज होगा, डीपोलराइज होगा, रीपोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, तो क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। टी वेव की इन्वर्जन भी हो सकती है, एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन भी हो सकती है।
तो हमें एवी नोड के अंदर जो एरिथमियाज हैं वो किस तरह के एरिथमियाज मिलेंगे। एवी नोड का टेकीकार्डिया भी हो सकता है ड्यू टू री एंट्री फिनोमेना, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो एवी नोड का ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर जो है वो हमें टेकीकार्डिया या प्री मेच्योर बीट्स या फिर फिब्रिलेशन के चांसेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिसिटी ज़्यादा इन्हांस हो रही है। यहाँ पे भी देखें तो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स हमें मिल सकती हैं, बायोजेमिनी मिल सकता है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के चांसेस ज़्यादा है। बायोजेमिनी का मतलब ये कि एक नॉर्मल रिदम के साथ जा रहा है और दूसरी जो है वो एबनॉर्मल बीट आ जाए। प्रीमेच्योर हो बीट और साथ में कपल्ड हो विद नॉर्मल बीट इन 1:1 के फैशन में, इसको हम कह देते हैं बायोजेमिनी, जैसे कि इस फिगर के अंदर दिखाई गई है। अच्छा जी, क्लिनिकल यूजेस की अगर बात करें तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेलियर आ जाता है जो कि बाकी ड्रग्स से ट्रीट नहीं हो रहा होता, इंट्रैक्टेबल होता है, उस केसेस में हम लोग क्रॉनिकली ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट यूज़ करते हैं। लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली हम लोग इसको एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अगर एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है, तो हमने बात की इसकी वेगोटॉनिक इफेक्ट की, जहाँ पे ये एवी नोड के ऊपर पैरासिम्पथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा करवा रहा होता है और यहाँ पे कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा करवा देता है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ट्रेवल करने में। तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या फिब्रिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको एज अ यूज़ करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल की। हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिहाज से बात कर लेते हैं। जीआईटी के ऊपर ये एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया काज करवा सकता है। एनोरेक्सिया और नोजिया वगैरह ये डायरेक्ट, और वॉमिटिंग वगैरह ये डायरेक्टली भी काज करवा सकता है, और इनडायरेक्टली ये जो हमारा आ जाता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है, ब्रेन स्टेम के अंदर, उसको स्टिमुलेट करवा के भी नोजिया, वॉमिटिंग या काज करवा सकता है, ठीक है। सीवीएस के अंदर बात करें तो एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर हमने पहले ही बात की कि ऑटोमेटिसिटी ये इन्हांस करवाता है, तो वहाँ पे प्री मेच्योर बीट्स का चांसेस ज़्यादा होते हैं और फ्लटर और फिब्रिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बायोजेमिनी वगैरह काज करता है ऐसे और एवी नोड के अंदर ड्यू टू वेगोटॉनिक इफेक्ट्स, ये ब्रेडिकार्डिया या फिर रेस्ट काज कर सकता है ऐसे नोड और एवी नोड के अंदर, ठीक है। थर्डली हम बात करते हैं सीएनएस इफेक्ट्स की। तो सीएनएस के अंदर ये हेडेक काज करता है, फटीग काज करता है, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन, ब्लरिंग ऑफ द विजन वगैरह। एंडोक्राइन की बात की जाए तो बहुत रेयरली जो है ये गायनिकोमेस्टिया भी काज करवा सकता है। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स दैट प्री डिस्पोज टू डिजिटलिस टॉक्सिसिटी या फिर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, जिसमें डिक्रीज इन पोटाशियम लेवल, डिक्रीज इन मैग्नीशियम लेवल और इंक्रीज कैल्शियम लेवल कैन रिजल्ट इन डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, यानी कि उसका जो हम लोग अगर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अब जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे इन कंडीशंस की वजह से। क्योंकि पोटाशियम कम होने की वजह से कैसे हो सकता है, पोटाशियम और ये जो डिजॉक्सन है ये दोनों बेसिकली कम्पीट कर रहे होते हैं टू बाइंड विद सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पम्प, ठीक है। अब जब कभी भी पोटाशियम कम होगा तो अब डिजॉक्सन के लिए इस पम्प के साथ बाइंडिंग ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो इसका जो थेरेपेटिकली अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो थेरेपेटिक यूज़ के साथ साथ हम लोगों ने मोनीटर करना होता है पोटाशियम के लेवल को कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। अदरवाइज़ ये थेरेपेटिक यूज़ नहीं के लिहाज से नहीं, बल्कि ये एडवर्स इफेक्ट काज करना शुरू कर देगा, अपने नॉर्मल इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट जब देना स्टार्ट कर देगा। तो सीवीएस के अंदर ये टेकीएरिथमियास काज कर सकता है और एवी और ऐसे नोड के ऊपर ब्रेडिएरिथमियास काज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम अगर कम होगा तो वो भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी काज कर सकता है और इंक्रीज इन कैल्शियम भी। देन ड्रग्स की बात की जाए तो लूप और थायाजाइड डायरेटिक्स, क्यों? क्योंकि ये पोटाशियम लूजिंग ड्रग्स आ जाती हैं और हम लोग जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है उसके अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं लूप और थायाजाइड डायरेटिक्स फॉर द वॉल्यूम, टू डिक्रीज द वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। सेकेंडली क्विनिडीन, वेरेपेमेल, एमायोड्रोन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली डिजॉक्सिन की क्लियरेंस को जो है वो बॉडी से कम कर देती हैं। जब डिजॉक्सिन क्लियर नहीं होगा तो डिजॉक्सिन काफ़ी टाइम तक परसिस्ट करेगा और वो अपनी एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल शो करना स्टार्ट कर देगा। साथ साथ बीटा 1 एगोनिस्ट जो है वो भी, चूँकि हमें पता है कि बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाते हैं और उसके रिजल्ट में ग्वानालाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन होती है, साइक्लिक एएमपी, और देन कैल्शियम चैनल की फॉस्फोराइलेशन होती है। और इन बीटा 1 एगोनिस्ट की वजह से भी क्या हो रहा होता है, कैल्शियम की ओवरलोडिंग होती है, जैसे कि हम आगे बात करेंगे डोबिटामिन और डोपामीन वगैरह जो आ जाते हैं।
तो ये दोनों ड्रग्स मिलकर कैल्शियम की ओवरलोडिंग करवाएंगी, और कैल्शियम जब बहुत ज़्यादा होगा तो अगेन टैकियारिथमियाज के चांसेस होंगे, और ऐसे नोड रेवी नोड के अंदर ब्रेडियरिथमियाज के चांसेस होंगे। ठीक है, साथ साथ बाकी कंडीशन एमआई आ जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म आ जाता है, और रीनल फेलियर आ जाती है। ठीक है, एमआई के अंदर इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया के अंदर भी जो जो एरिया इस्कीमिक होता है तो वहाँ पे हमें पता है कि इस्कीमिया की वजह से जो सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सॉरी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो बाहर लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट विल आल्सो रिजल्ट इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के डिजॉक्सिन की जो एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है उसको इन्हांस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको मैनेज किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देना है। सेकेंडली जो है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। कैलीमिया है तो उसको हम लोगों ने करेक्ट करना है बाय मींस ऑफ पोटाशियम सप्लीमेंट्स या पोटाशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स। ठीक है, एंटी एरिथमिक्स हम लोगों ने साथ में यूज़ करनी है, जिसमें फिनेटायोन या फिर लिडोकेन की हम बात करेंगे। इसकी डिटेल भी हम लोग देखेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स की नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और साथ साथ एक एंटीबॉडी है टीजी बाइंड डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज़, जिनको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि डिजॉक्सिन को जो है वो बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके और उसकी एडवर्स इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सके।